सर, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जो ये दिमागी नक्सली का जुमला फेंका, इसको किस तरीके से देखा जाए सर? उसके बाद पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम तो एकदम खुलकर आए और बोले कि मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं दिमागी नक्सली हूं। तो किस तरीके से इस दिमागी नक्सली को देखा जाए? क्या सवाल उठाने से की कारण ये परेशानी है या कुछ और इसके पीछे सोच है? देखिए, ये जो पूरा का पूरा जो विवाद इस वक्त चल रहा है, ये एक तरीके से आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये जो दिमागी नक्सल है, ये एक नया जुमला दरअसल लेकर आया गया है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा सोच विचार करके इस जुमले को लाया गया, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी किसी एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनके ही मंत्री को अगर उस पर स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ती है, सफाई देने की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि दरअसल इसके पीछे कोई बहुत सोच समझ नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने उसको बोल दिया, फिर उसको लेके जिस तरीके से पूरे देश के अंदर प्रतिक्रिया हुई। सिर्फ पी चिदम्बरम ने नहीं लिखा कि मैं दिमागी नक्सल हूं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों को यह साफ तौर पर लग रहा था कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ और उसके संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो एक सरकार जो अभी एक चोट से उभरी ही नहीं है, दूसरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक बड़ा फियास्को ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फंस गए हैं। फंस गए क्या मतलब, एक तरीके से विवादों में आ गए हैं। ऐसे में दिमागी नक्सल करके एक तीसरा बयाना मोल लेना मेरे ख्याल से उचित नहीं लगा होगा। तो उसको एक स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ी है। तो उसको स्पष्टीकरण क्यों देने की जरूरत पड़ी है? क्योंकि मैसेज ये जा रहा था कि आप छात्रों को आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप असहमति के जितने बिंदु हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है इसका इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने की कोशिश करें। इसलिए अब बाकायदा दिमागी नक्सल को किरेन रिजिजू ने सामने आके पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया। यानी वो जो आतंकवादी गतिविधियों में लगे हुए हैं, जो कश्मीर में धारा 370 का विरोध करते हैं, जो देश के अंदर सेपरेटिज्म की बात करते हैं, उनको दिमागी नक्सल कह के एक तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है। और मुझे यह भी लग रहा था कि हो सकता है सरकार अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए कि भाई मैंने नक्सलवाद का खात्मा कर दिया, तो ठीक है, नक्सलवाद के ऊपर सरकार का काम वाकई में अच्छा काम है और वो एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की। लेकिन उसके बाद फिर यह कहना कि देश के अंदर जो है वो दिमागी नक्सल है और ये अराजकता फैलाना चाहते हैं, तो जब आप ये कहते हैं कि हमने नक्सलवाद को खत्म कर दिया और फिर दूसरे तर्क के आधार पर आप उसी दिमागी नक्सल को देश के अंदर बता देते हैं कि अब अंदर लड़ने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं वो तर्क अपने आप में कमजोर हो जाता है, वो उपलब्धि अपने आप में कमजोर हो जाती है। तो उसको भी ठीक करने की कोशिश है। लेकिन मैं पहली बार इस बात को देख रहा हूं, पिछली बार आपको याद होगा जब खान मार्केट गैंग प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसको कभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। टुकड़े टुकड़े गैंग को कभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी, या अर्बन नक्सल को एक्सप्लेन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। दिमागी नक्सल को एक्सप्लेन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? तो एक तो बड़ा कारण यह है कि अब सरकार का वो रसूख नहीं बचा है जिस रसूख में आप कुछ भी कह के निकल जाते थे और आप किसी भी आलोचना की परवाह नहीं करते थे। अब आपको आलोचनाओं की परवाह होने लगी है और आप अपनी छवि को लेकर चिंतित हैं। दूसरी बात है कि अपनी खुद उपलब्धि को अगर आप कोई एक ऐसा तर्क दे दें जिसकी वजह से कमी दिखाई पड़ने लगे, तो नक्सलवाद खत्म करने की बात करते हो, देश के अंदर दिमागी नक्सल के पनपने की बात कहते हैं, तो ये भी उनके लिए एक बड़ा दिक्कत था। और तो ये साफ है कि अर्बन नक्सल को लेकर जो पुशबैक हुआ है वो काफी बड़ा है, क्योंकि जब पी चिदम्बरम जैसे लोग कहे कि मैं भी दिमागी नक्सल हूं, तो एक तरीके से सरकार को चुनौती दी जा रही, क्योंकि देश का गृह मंत्री जो एक बहुत ही कड़क गृह मंत्री रह चुके हैं, जिनके जमाने में पीएमएलए कानून में तब्दीली हुई, जिसके जमाने में आतंकवाद पे एक बहुत तगड़ा प्रहार हुआ, और ये जो एनआईए नाम की संस्था बनी, ये पी चिदम्बरम के दिमाग की उपज थी। तो अगर वो ये कहता है कि मैं भी दिमागी नक्सल हूं और कुछ और लोग कहने लगते मैं दिमागी नक्सल हूं, तो इसका मतलब ये कि इसका जो फायदा होना चाहिए उसकी जगह नुकसान होने की संभावना बढ़ गई, आशंका बढ़ गई। इस वजह से हमारे ख्याल से ये पूरा का पूरा विवाद इस वक्त चर्चा में है। सर, क्या कहीं जो बच्चों का, युवाओं का जो खौफ है वो भी सरकार के दिमाग में रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री के किसी भी वक्तव्य पर किसी मंत्री की हिम्मत नहीं कि वो स्पष्टीकरण दे। निश्चित क्या कोई खौफ भी वो आया सामने की 24 घंटे से भी कम समय में मंत्री को सामने लाया गया? आप तो सिर्फ इसके बारे में कह रहे हैं, आप जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आप उससे बेहतर तरीके से जानते हैं कि भाई साहब ने तो बड़ी चिट्ठी लिख दी, स्टेट बार को लिख दिया कि भाई 2026 बैच के जो नालसर के स्टूडेंट्स हैं इनको आप एनरोलमेंट मत करिएगा। विश्वविद्यालय को लिख दिया कि इनकी पहचान करिए, जांच करिए और बताइए क्या है। और 2 घंटे के अंदर जैसे ही सौरभ दास ने ट्विटर पे अपना एक वीडियो डाला कि सारे लीगल कॉकरोच इकट्ठा हो जाओ और हम इनके सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, तो 2 घंटे के अंदर उन्होंने सफाई दे दी। और अगले 2 घंटे के बाद उन्होंने कह दिया कि भाई नहीं मैं अपने सारे ऑर्डर वापस लेता हूं। और अगले दिन उन्होंने बाकायदा माफी मांग ली। देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने भी अपनी सफाई प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो
इसका मतलब तो साफ है कि जो जेनजी का जो आतंक है, मैं आतंक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जेनजी का जो आतंक है वो अब देश की संस्थाओं के ऊपर खुलकर बोल रहा है। और ये डर अब होने लगा है कि भाई अभी इनको नाराज मत करो। इसीलिए आपने देखा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को माफी मांग रहे हैं, माफी मांगनी पड़ी। देश के मुख्य न्यायाधीश सफाई दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री का 15 अगस्त के मौके पर दिए गए भाषण में से उस शब्द को स्पष्टीकरण देने की कोशिश की जा रही। तो दबाव तो साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब वो कब तक महसूस करेंगे ये आप सोच लीजिए। सर, पिछले कुछ दिनों से देश भर के अलग अलग इलाकों से बच्चे खूब सड़कों पर आ रहे हैं, जैन अल्फा, और स्कूली बच्चे, कहीं पंखों की मांग हो रही है, कहीं बिजली की मांग हो रही है, कहीं गड्ढे, रास्ते में गड्ढे की बात हो रही है, स्कूलों में टीचर नहीं है, इसका विरोध कर रहे हैं। आज भी लखनऊ में एक बड़ा प्रोटेस्ट बच्चों ने किया। इनको किस तरीके से देखा जाए सर? देश भर से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए, दो चीजें हो रही है। एक तो जंतर मंतर के इस आंदोलन ने या काकरूच आंदोलन ने जो सरकार का जो खौफ का साम्राज्य था उसको खत्म कर दिया है। अभी तक लोग या बच्चे ये डरते थे या सीनियर लोग ये डरते थे, सीनियर सिटीजन्स डरते थे कि अगर कहीं कुछ बोलेंगे, कहीं कोई बात कहेंगे तो हो सकता है पुलिस हमारे घर पे आ जाए, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए, ईडी की रेड पड़ जाए, सीबीआई के छापे पड़ने लगे। ये सारा डर था, इसलिए लोग नहीं बोलते थे। और बहुत बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपको भी मिल जाएंगे और मुझे भी मिले होंगे, जिन्होंने कहा कि अरे आप लोग क्यों बोलते हैं, आप लोगों को चुप रहना चाहिए, ये सरकार बड़ी ऐसी वैसी सरकार, इस तरीके की बातें करते थे। तो डर का जब एक बार खौफ का साम्राज्य खत्म हो गया तब सबकी आवाज बुलंद होने लगी। दूसरी बात क्या है कि जब कोई आंदोलन कामयाब हो जाता है, ये आंदोलन का लॉजिक है, जब कोई भी आंदोलन कामयाब होता है तो उसके बाद उस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन खत्म शुरू होने लगते हैं। और चूंकि एक बड़े आंदोलन की कामयाबी रहती है तो उसका भी असर छोटे आंदोलनों के ऊपर पड़ता है, और जो तमाम जो प्रशासन में बैठे हुए लोग होते हैं उनके अंदर भी डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो उसी तरीके जंतर मंतर वाली स्थिति पैदा हो जाए। तो ये जो, और बच्चों को लगने लगा है कि नहीं, हम आवाज बुलंद कर सकते हैं, हम अपनी बात को रख सकते हैं, और हमारे साथ वाकई में अन्याय हो रहा है। ये जो भाव आया है, ये भाव जो है वो सरकार को बहुत परेशान करेगा आने वाले समय, बहुत तकलीफ देगा। आप देखिए झारखंड के अंदर अगर जंतर मंतर नहीं होता तो क्या झारखंड वाला इस हद तक होता? उनकी काफी मांगे मान ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र वहां अड़े हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम 20 तारीख को मार्च करेंगे, अगर नई बात मानी तो फिर हम मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। तो ये ताकत कहां से आई है? ये ताकत जंतर मंतर से मिली है, और इसी जंतर मंतर का असर है कि अब आपको छोटे छोटे इलाके, परसों नरसों की बात है, आप देखिए लखनऊ में 6 छात्र सड़कों पर खड़े हो गए और अपनी डिमांड को लेके, और एक सीनियर मिनिस्टर को जो है जो वहां ट्रैफिक में फंस गए थे, उनको बाकायदा वहां 2 घंटे अपना टाइम लगा के बीच बचाव करने की कोशिश करनी पड़ी। तो ये जो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट जो आया है छात्रों के बीच में कि अगर वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा, और अब प्रशासन की मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं बची है, तो ये बीजेपी के लिए कम से कम शुभ संकेत तो नहीं है, या उनकी सरकारों के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल, क्या ये जो बच्चों का जगह जगह आंदोलन शुरू हो रहा है, छोटे बच्चों का, क्या ये कोई ऐसी बड़ी क्रांति भी बन सकती है? क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर सर शायद हमारी सरकारों ने कभी उस तरह से ध्यान नहीं दिया। देखिए, ये अपने आप में एक क्रांति ही है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, पिछले 12 साल में 2-1 नेताओं को छोड़ दें, 2-1 पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दें, तो कौन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलता था? हाँ, बिल्कुल सही। कौन बोलता था? भाई किसानों का आंदोलन भी चला, जो किसान बहुत ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही कड़क माने जाते हैं, उनको 1.25 साल तक सरकार के खिलाफ बैठे रहना पड़ा, तब जाके सरकार उनके सामने झुकी। इसी तरीके से आपने देखा कि वो शाहीन बाग का आंदोलन, वो तो चूंकि एक धर्म विशेष के लोग उससे जुड़ गए थे, तो सरकार उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी किसी तरीके से, उसको भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। यहां तो बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, बिना किसी प्लानिंग के, सिर्फ एक बच्चा जो बॉस्टन में बैठा हुआ था, उसने बस कह दिया कि नहीं चलो हम लोग इकट्ठा होते हैं, सारे कॉकरोच इकट्ठा हो जाए तो क्या कुछ कर सकते हैं क्या, और फिर बिना किसी प्लानिंग के अचानक वो इतना बड़ा आंदोलन हो गया। सरकार के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया, पूरे देश में उसको लेकर चर्चा हो गई, प्रधानमंत्री को रात में उठ के रील बनानी पड़ी, शॉर्ट्स बनाने पड़े। तो एक तरीके से अपने आप में बड़ी क्रांति है। देखिए, क्रांति वो सिर्फ नहीं होती है कि जो श्रीलंका के अंदर दिखाई पड़ गया, या फिर नेपाल के अंदर दिखाई पड़ा, या फिर बांग्लादेश के अंदर दिखाई पड़ा कि लोग महलों में घुस गए, बंगलों में घुस गए, उनके राष्ट्रपति के घर में घुस गए, वही नहीं।
हिंदुस्तान में अहिंसा की परंपरा है। यहां पर नरेंद्र मोदी जैसे इतने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जैसे इतने पावरफुल गृह मंत्री के रहते हुए अगर छात्रों ने कामयाबी के साथ अपना आंदोलन किया, एक मंत्री की बलि ली और 20 दिन तक सदन के अंदर गृह मंत्री प्रधानमंत्री नहीं आए, ये किसी क्रांति से कम नहीं है। अब इसको इतिहास कैसे देखेगा या आगे क्या स्वरूप लेगा, क्या इसका ढांचा होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो ऐतिहासिक भूमिका जंतर मंतर के आंदोलनकारियों की थी, वो अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा चुके हैं। अब उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद करना मुझे लगता है थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। अब ये जो जिसे कहते हैं ना रिले रेस में जो बेटन इन्होंने दी है, अब ये पॉलिटिकल पार्टीज को इस बेटन को लेके आगे बढ़ना होगा, कुछ दूसरे सामाजिक आंदोलनों को इस बेटन को आगे लेके चलना पड़ेगा, तब जाके स्थितियां ठीक और बेहतर हो पाएंगी। अगर यही सोचेंगे हर जगह अभिजीत दिपके जाए, हर जगह आशुतोष रांका जाए, हर जगह सौरभ दास ही जाए, तभी वो आंदोलन कामयाब होगा, तब तो फिर आप एक तरीके से इस आंदोलन का मरसिया पढ़ रहे हैं। उनकी जो भूमिका थी निभा दी उन्होंने। अब आप लोग, बाकी लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएं, बाकी लोग उस तरीके का आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना कि पहली दीवार उन्होंने तोड़ दी, अब आगे की दीवार अब आपको तोड़ने की जरूरत है, अगर आप वाकई में सोचते हैं देश के बारे में। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष सर, आप चर्चा में शामिल हुए। और सरकार को भी अब ये समझ लेना चाहिए कि सवालों के जवाब तो अब देने ही होंगे। किसी को भी देश विरोधी, पाकिस्तान परस्त या फिर पाकिस्तान चले जाओ जैसे जुमले कहकर आप अब अलग नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।